नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं आलोक अड्डा। और आज फिर हम चर्चा कर रहे हैं फेसबुक पर, यूट्यूब पर, ट्विटर पर, यानी सोशल मीडिया पर और भारत की राजनीति पर। सवाल यह है कि भारत की राजनीतिक पार्टियां, कांग्रेस पार्टी ने फेसबुक के खिलाफ एक तरह से मोर्चा खोल दिया है और आरोप है कि फेसबुक भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव में है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं करता है, कांग्रेस के लोगों के खिलाफ या विपक्षी लोगों के खिलाफ या बीजेपी या इस सरकार के खिलाफ बोलने वालों के खिलाफ एक्शन कर देता है। ये बात कितनी सच है, इस पे चर्चा करेंगे। और अगर ये बात सच भी है, तब भी क्या भारत के राजनीतिक दलों को अपनी लड़ाई इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लड़नी चाहिए, इनके खिलाफ लड़नी चाहिए, या उन्हें मैदान पर उतर कर अपनी लड़ाई लड़नी होगी? इस सवाल पे बात करेंगे। बात के लिए मेरे साथ तीन खास मेहमान हैं, लेकिन उनका परिचय आपसे कराऊं इससे पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल वन आलोक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और साथ में घंटी भी बजा दें ताकि आपको खबर मिल जाए कब नया वीडियो आया और कब नया लाइव आया। सत्यहिंदी.com एक मुहिम है सच की आवाज को बुलंद करने की, आप सबको मालूम है। बहुत समर्थन मिल रहा है सच की इस आवाज को, लेकिन आपसे आग्रह है कि सच की आवाज को मजबूत रखने में, सच की आवाज को बुलंद करने में और सहयोग दें, साथ दें। इसके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, उस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप सत्यहिंदी.com के सदस्य बन सकेंगे। सदस्यता अभियान का पूरा ब्यौरा और कैसे आप भुगतान कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, किस कैटेगरी के सदस्य आप बन सकते हैं, ये सब उस लिंक पर उपलब्ध है। और अब शुरू करते हैं आज की चर्चा। सबसे पहले मैं आपको मिलवाता हूं आज के अपने मेहमानों से। मेरे साथ हैं निधीश त्यागी, कवि हैं, पत्रकार हैं और भारत में बीबीसी के संपादक रहे हैं। इससे पहले तमाम अखबारों में, तमाम मैगजीन्स में, मतलब मुझे तो वो गिनती याद नहीं है जितनी जगह ये संपादक रहे हैं। मेरे साथ अपूर्व भारद्वाज हैं, इंदौर से जुड़े हुए हैं, डाटा वाणी चलाते हैं और ये डाटा पर बहुत काम करते हैं। बात तो हमारी हो रही थी दरअसल कि हम कोरोना पे चर्चा करें, लेकिन कोरोना की बात से ज्यादा जरूरी इस वक्त हमें ये बात लगी। और सोशल मीडिया पे बहुत सक्रिय भी हैं और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स का भी ये वैसे ही अध्ययन करते हैं जैसे ये किसी और डेटा को पढ़ते हैं। इसके अलावा हमारे साथ गिरीश मालवीय हैं, पत्रकार हैं, टिप्पणीकार हैं। और गिरीश जी का यहाँ होने का एक खास कारण है कि गिरीश जी जी। उन लोगों में शामिल हैं जिनको ये फेसबुक अक्सर ब्लॉक कर दिया करता है। तो आप सभी का स्वागत है आलोक अड्डा पर, वन आलोक जोशी पर। मैं शुरुआत करना चाहता हूं गिरीश जी आपसे ही। आप ऐसा जी। क्या करते हैं, आप किसके खिलाफ लिखते रहते हैं कि फेसबुक आपको ब्लॉक करता है? आप कुछ ऐसी चीजें लिखते हैं क्या जो कि भले लोगों को नहीं देखनी चाहिए? कोविड के संकट के दौरान जो अभी कोरोना काल चल रहा है, उसके दौरान मैं काफ़ी कुछ रिसर्च करता रहता हूँ कि ये पूरा एक कोरोना को लेके किस तरह से फेसबुक किस तरह से प्रतिक्रिया व्यक्त करता रहता है। एक बड़ा कॉन्स्पेरेंसी सरीखी बात बोली जाती है, लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ कि मैं उस कॉन्स्पेरेंसी के अंदर जाके तथ्यों को देखना चाहता हूँ। इसलिए फेसबुक शायद उन सब चीज़ों को अब थोड़ा सा अलग नज़रिए से देखने लगा है, जैसे जैसे ये संकट और ये और गहराता जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं और सारे इसी के कारण मुझे लगता है कि बार बार मुझे ब्लॉक कर दिया जाता है। जी। अपूर्व भारद्वाज, आप डेटा पढ़ते हैं, आप इन ट्रेंड्स को पढ़ते हैं और आप गिरीश जी को भी पढ़ते हैं और आप देखते रहते हैं। न सिर्फ गिरीश जी बल्कि ऐसे अनेक साथी हैं जिनको ये फेसबुक ब्लॉक कर देता है। दूसरी तरफ जो वॉल स्ट्रीट जर्नल में खबर छपी है जिस पर कांग्रेस पार्टी ने अचानक झंडा उठा लिया है, वो है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कुछ भी करते रहते हैं और वो ब्लॉक नहीं होते हैं। ये इसे अब कैसे पढ़ा जाए? और कांग्रेस पार्टी जो हल्ला मचा रही है वो सही है क्या? देखिए, हल्ला मचाना राजनीतिक रूप से ठीक है, क्योंकि जो फेसबुक जो एक प्राइवेट प्लेटफॉर्म है, निजी कंपनी है, एक कॉर्पोरेट कंपनी है, उसके नियम कायदे, प्लेटफॉर्म प्रोटोकॉल्स पहले से डिफाइंड है। अब वो जब एल्गोरिदम रचते हैं तो एल्गोरिदम में ये देखा नहीं जाता कि कौन क्या है, वहां सब एंटिटीज होती हैं। एंटिटीज मतलब एक टेक्निकल टर्म्स है कि वो एक एंटिटी परफॉर्म कर रही है। जैसे आप एक प्रो राइटिस्ट हैं या प्रो लेफ्टिस्ट हैं, व्हाटएवर आप जो को सूट करता है वो आपकी आइडियोलॉजी पे,
तो फेसबुक एक टेक्नोलॉजी पैरामीटर में चलता है, तो वो देखता है कि आपकी विरुद्ध कितनी रिपोर्ट्स हो रही हैं। जैसे आप बहुत बहुत लेफ्ट में लिख रहे हैं तो आप ऑब्वियसली राइट वाले आपके अगेंस्ट रिपोर्ट्स करेंगे, और वो रिपोर्ट्स होती हैं, बहुत मात्रा में होती है। तो फिर एक साथ लगातार, एक कोई पैरामीटर तो नहीं है, लेकिन लगातार जब फेसबुक के सर्वर पर ये रिपोर्ट्स आना लग जाती है, एब्यूज रिपोर्ट्स, तो वो आपको एक कॉशन देता है, शुरू में कॉशन देता है कि आप यू आर मतलब आप उसकी जो प्रोटोकॉल है उसका उल्लंघन कर रहे हैं, आप उसकी जो उसने जो शर्तें दी हैं उसका उल्लंघन कर रहे हैं, वो आपको समय समय पर चेताता है। उसके बाद भी आप प्रयोग करते हैं तो वो जो पूरी जो आर्मी आपके अगेंस्ट लगी हुई है, जो राइटिस्ट की, वो आपको वो फेसबुक की टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म को मजबूर कर देता है कि वो आपको ब्लॉक करे, 24 घंटे के लिए करे, 36 घंटे के लिए करे, या फिर 6 महीने के लिए ब्लॉक करे। एक प्रोसेस होती है। तो मेरा एक ही में आलोक जी आपसे एक कहना है कि ये जो घटना घट रही है नई नहीं है, ये अमेरिका में और इजराइल में और फिलीपींस में बहुत हो चुका है। आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि वहां पर एक साइंटिफिक ग्रुप था, 70,000 लोग उसके वो मेंबर थे, मतलब प्रो साइंस था, मतलब वो ट्रेडिशनल को नहीं मानता था कि ये सब चीजें होती हैं, जो जादू जो टोना उनके विरुद्ध लिखता था। 70,000 फॉलोअर थे उसके, बहुत शानदार लिखा रहा था, बहुत अच्छे मीम्स भी बना रहा था। तो उन्होंने डिसाइड किया, ट्रेडिशनल जितने भी ऑर्थोडॉक्स लोग थे उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक काउंटर आर्मी बनाएंगे और इसका रिपोर्ट करेंगे, मास रिपोर्टिंग में, मास लेवल पर रिपोर्टिंग की, और फेसबुक को अंततः मजबूर होकर उसको ब्लॉक करना पड़ा। तो ये टेक्नोलॉजी, ये प्लेटफॉर्म जो है, दोनों के लिए समान अवसर है मेरे हिसाब से तो है, लेकिन आपको किसने रोका है कांग्रेस को कि आप मत करिए उनकी रिपोर्ट्स? आप जाके बिल्कुल संगठित होकर रिपोर्ट्स करिए। आप ट्विटर जैसा प्लेटफॉर्म पे अगर आप कोई झूठ बोल रहा है, फेक न्यूज कर रहा है, तो जब वो ट्विटर ट्रंप को नहीं छोड़ता है, तो फिर आप ये प्लेटफॉर्म क्यों खेल रहे हैं? आपको जो भी जंग लड़ना है, सियासी जंग लड़ना है, तो ये टेक्नोलॉजी में तो लड़िए, आपको जमीन में भी लड़ना पड़ेगा। और फिर ये फेसबुक पे गिरीश भाई जैसे लोग भी हैं जो लगातार सिस्टम के अगेंस्ट लिखते हैं, मैं भी लिखता हूँ, बहुत लोग लिखते हैं, तो वो लोग भी आज जिन्हें फेमस हुए फेसबुक की वजह से हुए हैं। तो हमको तो उनके ही प्लेटफॉर्म पर, उन्हीं के मैदान पर खड़े होकर सिस्टम के अगेंस्ट लिखना है। अगर भारत की टीम वर्ल्ड कप में जाकर, लास्ट में जाकर 83 में उनकी कंडीशंस में उन्हीं के अंग्रेजों को हरा सकती है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? मेरा ये कहना है। मतलब ठीक है, आपका कहना है भाई, जो मैदान है, जिस मैदान पे आप उतर गए हैं, अब आप उस मैदान के नियम कायदे समझिए और उसी से लड़ाई लड़ लीजिए। लेकिन उसी से हराई उन्हें। जी निदेश जी, आप भारत के भी बहुत सारे, आपसे मुझे जो बहुत सारी सामग्री, जिसको फूड फॉर थॉट कहते हैं, रोज आप बहुत सारा भेजते हैं, तरह तरह की चीजें, और मैं मानता हूँ कि सब पढ़ के भेजते होंगे। आप दुनिया भर के ट्रेंड्स पढ़ते हैं। ये जैसे अपूर्व कह रहे हैं, ये मतलब बहुत मुझे ट्रांसपेरेंट, इनोसेंट सी बात लग रही है। टेक्निकली जैसे न्याय के मंदिर में न्याय की मूर्ति के ऊपर पट्टी बंधी होती है आंखों में, वो सिस्टम से चलता है, उसका भावनाओं से कोई वास्ता नहीं है। मैं वापस आऊंगा अपूर्व एक बार, क्योंकि ओपनिंग कमेंट ले रहा हूँ, आपको शायद आपको लग रहा हूँ मैं मिसकोट कर रहा हूँ, ऐसा इरादा नहीं है मेरा। मैं निधीश के पास चलता हूँ। निधीश, ये इतना सिंपल है, या ये जो पॉलिटिकल स्पिन का या मैनेजमेंट का खेल है, जिसको थॉट मैनेजमेंट कहना बेहतर होगा, मीडिया मैनेजमेंट या इमेज मैनेजमेंट से बढ़ गया है, अब तो वो थॉट मैनेजमेंट या थॉट पुलिसिंग का खेल हो गया है। वो किसी बड़े डोमेन में काम कर रहा है, जिसमें हमारे जैसे लोग शायद सिर्फ मोहरे बन के घूमते रहेंगे, और हम क्या, ये बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के बड़े बड़े नेता भी उसी भूमिका में रहेंगे। मेरे ख्याल से ये अमेरिका से शुरू हुआ है, जहां पर एक तरह का जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना एक तरह की इन्फ्लुएंस करने के लिए लोगों को, और वो सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर भी बन गया। जैसे मसलन भारत में ही 3.5 घंटा लोग, एक औसत फेसबुक यूजर 3.5 घंटा फेसबुक पे रहता है। तो मैं उसका कैलकुलेशन करता कि वो साल में 53 घंटे 24, मतलब 53 दिन 24 घंटे वो फेसबुक से चिपका हुआ रहता है। इसका बेसिकली मतलब ये है कि वो आप उसके जिसको बोलते हैं माइंड स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है। मेरे ख्याल से आप एक चैनल हेड थे, मैं डिजिटल में काम करता था, या पहले मैं टीवी और रेडियो भी देखता था। तो 3.5 घंटा रोज का अगर आपके पास किसी का माइंड स्पेस आपको मिला हुआ है, तो अब वो एक बड़ी वर्चुअल स्पेस में उसको रियल एस्टेट कह सकते हैं कि वो उसके पास है। और गेम इस बात का कि वो जो जहां जितना ऑक्यूपाई करेगा, वो उसका सितारा उतना बुलंद होता चला जाएगा।
जैसे कि दूसरे देशों में भी हम देख सकते हैं और हम भारत में भी देख सकते हैं। पर वो जो माइंड स्पेस में क्या चल रहा है, तो माइंड स्पेस में जो चल रहा है वो कुल मिला के 3 मोटी चीजें हैं। उसमें अफवाहें हैं, उसमें बहुत सारी फेक न्यूज है, उसमें बहुत सारी नफरत है, षड्यंत्रों की बातें हैं, अफवाहें हैं और झूठ है, जो जहां जैसा चाहे वो पैडल कर लेता है। मैं जकरबर्ग की पेशियां देख रहा था जो कि अमेरिकी कांग्रेस और सेनेट में जैसे होती हैं, और वो वहां पे जवाब नहीं दे पा रहे थे इस बात का कि भाई तुम्हारे यहाँ ये सब जो चल रहा है, तुम इसको तो तुम ये कैसे बच सकते हो कि तुम एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म, क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया हैं तो वो सोसाइटी है, और अगर सोसाइटी है तो आपको उसकी कहीं ना कहीं ये गेट कीपिंग करनी पड़ेगी कि जहाँ पे उसको एक नेगेटिविटी और हेट्रेड और वायलेंस जो है वो न दिया जाए। तो फिर जो है इस तरह से देखिए कि आलोक जी, आप एक चैनल के हेड थे, मैं डिजिटल हेड देख रहा था और ये सब चीजें हम कर रहे थे, अखबारों को निकालते रहे हैं। फिर मैंने तो अभी सुना अंकी दास का नाम जो अंकी दास, वो एक महान इंफॉर्मेशन की सबसे महानतम शायद गेट कीपर है इस देश की। वो ये तय करती हैं कि क्या जाएगा और क्या जाना ठीक है और क्या नहीं जाएगा, और अगर नहीं भी है तब भी ठीक है, वो ये तय कर रही। जो उसके पास ऐसा, मतलब हम लोग तो बहुत देखिए, मतलब घिस घिस के कलम घिस घिस के जो है अखबार में, रेडियो में, कहाँ जाके, और कितने लोगों से डांट खा के और कितनी मुश्किल से जो है अपने अपने रास्ते हमने बनाए हैं। पर मुझे ईर्ष्या है अंकी दास। मैं भयानक इस समय, मतलब मैं डूबा हुआ कि एक व्यक्ति जो है 120 करोड़ लोगों के देश में, जहाँ पे करीब करीब एक से 60-70% लोग फेसबुक पर हैं, जो 3.5 घंटे रोज दे रहे होते हैं एवरेज है, वो उनका एजेंडा, उनकी वो क्या सोचेंगे, वो अंकी दास तय कर रही। और ये भयावह बात है कि मैं जिस व्यक्ति को जानता भी नहीं हूँ और जिस मीडिया को मैं समझता हूँ कि ये तो, जैसा कि अभी अपूर्व जी कह रहे थे ना, ये तो हम आके अपनी अपनी अभिव्यक्ति कहें और आजाद हैं हम अपनी बात कहें, ये तो हमारा एक वर्चुअल मोहल्ला है। उस वर्चुअल मोहल्ले में एक अंकी दास है जिसको हम कोई देख ही नहीं पाते हैं, तो किसी की आंख के सामने नहीं है, वो तय कर रही है क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा, और क्यों जाएगा और क्यों नहीं जाएगा। और वो मैं तो अभी फिर मैंने कल से उनकी तस्वीर देखनी शुरू की, वो कहाँ उनके फोटो हैं उनके, और बाकी चीजें क्या हैं, उनके बैकलिंक्स क्या हैं। और फिर वो मुझे अपने लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने बहुत सारे जो मासूम लोग हैं जो अपने पॉलिटिकल लाइनें जो हैं उनकी बदलती रहती है, मैं अपने बच्चों के लिए बहुत परेशान हूँ इस बात को लेकर कि वो किधर जा रहे हैं, वो किधर जाएंगे, और उनका अंकी दास क्या तय करेगी मेरे बच्चों के बारे में कि वो क्या देखें और क्या पढ़ें और किस तरफ जाएं, और उनकी एक क्रिटिकल थिंकिंग, उनकी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग किस तरह से आगे बढ़ेगी। तो यानी जिसको हम समझ रहे थे, हम जैसे आपने कहा, जैसे हम एक वर्चुअल मोहल्ला मान लेते हैं, और मोहल्ले में क्या होता था, हम लोग किसी के पास जाके अच्छी बात सीखते थे, किसी के पास जाके बुरी बात सीखते थे, जिससे हमारे माँ बाप बुरी बात मानते थे, हम अच्छी मानते थे, और उसमें घर वाले कहते थे भाई फलाने के साथ मत रहो, इसकी संगत ठीक नहीं है। आज भी कहते हैं, हम लोग भी अपने बच्चों को मौका मिलने पर कहते हैं, चूकते नहीं है, भले ही हम इस प्रथा की कितनी भी आलोचना करते रहे। तो गिरीश जी, ये जो अंकी दास का जिक्र इन्होंने किया, और अंकी दास का जिक्र इसलिए भी जरूरी है कि जो वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर है उसमें अंकी दास का नाम इस अंदाज में लिया गया है कि वो न सिर्फ इस देश में फेसबुक की हेड हैं, बल्कि भारत सरकार के साथ लॉबिंग के लिए जिम्मेदार भी हैं। लॉबिंग अमेरिका में वैधानिक है, वहां कानूनन आप लॉबिंग कर सकते हैं। भारत में लॉबिंग कोई कानूनन अलाउड नहीं है। यहाँ कोई लॉबिंग करता है, ये तो अपने आप में एक अपराध माना जा सकता है। फिर भी ये चल रहा है, और इतने मजे से चल रहा है, खुलेआम चल रहा है। और ये लोग, दरअसल आप जब पता करेंगे इन कंपनियों के बारे में, जो सोशल मीडिया कंपनियां खास तौर पर, इन्होंने भारत में भी एक कंपनी बना रखी है जिसके कुछ हेड हैं, लेकिन जब भी कंटेंट की बात आती है तो ये बिल्कुल साफ हाथ झाड़ देते हैं कि हमारा कंटेंट से हमारा इंडिया वाली कंपनी का कोई वास्ता नहीं है।
वो कंटेंट जो यूएस वाली कंपनी या आयरलैंड वाली एक कंपनी या हो सकता है कोई आइल ऑफ मैन में या किसी टैक्स हेवन में बैठी हुई कंपनी वो देखती है, और इसका कंट्रोल भी वहीं से होता है। आपके देश में तो उसका कोई एक जिसको कहते हैं ग्रीवांस ऑफिसर तक उपलब्ध नहीं है जिसके पास आप शिकायत कर सकें। तो जो अपूर्व कह रहे हैं कि आप रिपोर्ट क्यों नहीं करते हैं, मैं किसको रिपोर्ट करूं? मैंने खुद कोशिश की और मैं बहुत रिपोर्ट करने में बहुत तेज हूं। मुझे जो भी चीज किसी के भी बारे में जिससे मेरा वास्ता हो न हो, मेरे समान विचारों का विरोधी विचारों का हो, कोई उसे गाली देता हुआ उल्टी सीधी बात करता दिखता है तो मैं उसको रिपोर्ट करता हूं। ये मैंने नियम बना रखा है कि आप डिस्कोर्स का लेवल अगर नीचे ले जा रहे हैं तो मैं आपको रिपोर्ट करूंगा। ट्विटर पर रिपोर्टिंग बहुत आसान है, सिंपल है, ऑफेंसिव है, इतना लिख देना काफी होता है। फेसबुक पर रिपोर्ट करना बहुत मुझे कंपैरेटिवली बहुत मुश्किल लगता है। इसके बावजूद आप तो उसके रिसीविंग एंड पे हैं, आप कुछ लिखते हैं और आप रिपोर्ट हो जाते हैं। लेकिन कभी आपने प्रयास किया है कि सामने वालों को रिपोर्ट करें? क्या वो बहुत आसान है? निशित जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली। उन्होंने पूरा एक उसका जो सिनेरियो था इसको लेके एक जो बात की। अगर हम इसका सोशल मीडिया को का इतिहास देखें, इसने कब राजनीति को प्रभावित करना शुरू किया, तो हमें 2008 के इलेक्शन पे जाना पड़ेगा जहां बराक ओबामा पहली बार चुने गए। तो सोशल मीडिया का एक जो पेनिट्रेशन था वो तब से अमेरिका में समझ में आने लगा, और धीरे धीरे करके वो चीज इंडिया के लेवल पे भी आई, अन्य देशों के उसमें आई। जब 2016 के अंदर क्रिस्टोफर वाइली जो ब्रिटिश वो कैम्ब्रिज एनालिटिका से थे और उन्होंने ये कहा कि हम लोग इसको पूरा एक्सपोज करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि वो कैम्ब्रिज एनालिटिका किस तरह से दक्षिण एशिया के देशों में या अफ्रीका के देशों में वो चुनावों को प्रभावित करने के काम कर रही थी। तो यहाँ पे जब कांग्रेस कहती है कि ये तो ऐसा कर रही थी या मुझे हमें मालूम ही नहीं था, तो ये एक तरह की पूरी बनावटी बात है। जहां तक अपूर्व जो बोल रहे हैं बात सही है कि आप उनका खेल में आप अच्छी तरह से प्ले नहीं कर रहे हैं तो फिर आप उनको वो कर रहे हैं कि डाउन प्ले कर रहे हैं। यहाँ पे हमें ये समझना होगा कि हम क्या उस पूरे फेसबुक पे सवाल उठा रहे हैं। निशित जी ने कहा, आपने कहा अंकीदास का पे सवाल नहीं है, यहाँ पे सवाल फेसबुक पे है। यहाँ पे सवाल ये है कि सोशल मीडिया, न केवल फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और ये जितने भी इंस्टाग्राम है या दूसरे जो टिकटॉक है वो बैन हो गए, ये सारे क्या हमारी साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग लगातार करते रहते हैं? क्या हमें वो इस तरह से पेनिट्रेट करते हैं कि हम उन्हीं का जो चीज वो दिखा रहे हैं वही देखें, और वो सारा जो डाटा एनालिटिक्स को जो यूज करके वो सारी चीजों को हमें एक तरफ धकेल देते हैं? क्या ये एक तरह से लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा खतरा नहीं रह गया है? मेरा ये हमेशा एक सवाल रहा है कि क्या इस तरह इस पर क्यों नहीं बात होती है? अंकीदास पे बात करना आसान है, दूसरे किसी बात कर लेते हैं कि बीजेपी ऐसा कर रही है, कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। आप इस पूरे बड़े सिनेरियो पे बात करें कि क्या ये सारा ये जो पैटर्न जो अब चल गया है ये लोकतंत्र के लिए किस तरह से हमें गड्ढे में उतारता जा रहा है? हमारे जो युवा हैं, फेसबुक पे निशित जी ने बोला कि जो बहुत लंबा समय गुजारते हैं लोग, मैं ये कहना चाहता हूं कि आप सबसे ज्यादा अगर देखेंगे तो अंडर 30 जो 30 साल के युवा हैं, 35 साल, वो उसकी आबादी करीबन 50, 60, 65% है। तो ये जो भी 18 साल का युवा जब राजनीति को समझने के लगता है और जब लगातार इस तरह के व्हाट्सएप पे मीम्स आते हैं, फेसबुक पे पोस्ट आती हैं, तो वो कौन डिसाइड करता है कि इस व्यक्ति को ये वाली पोस्ट दिखाई दे? तो ये इन सब चीजों पे बड़ी चर्चा होना चाहिए। अंकीदास का एक मामला हमें, मैं समझता हूं कि एक हमारे लिए एक इन सब बातों को समझने का एक प्रयास है,
और हमें इन सब बातों पे ज्यादा चर्चा करनी चाहिए। जी, तो ये आपने बहुत अच्छा किया। जो मतलब जो जब हम किसी समझदार चर्चा में होते हैं, किसी समझदार आदमी के साथ बात करने का लाभ होता है, वो ये है कि आप इस समय किसी एक पर्सनालिटी पर मत अटकिए, बड़े इशू पे बात कीजिए। और अब हम अपूर्व के पास चलते हैं। अपूर्व पहले हाथ उठा रहे थे, पहले तो वो बताएं कि क्यों हाथ उठा रहे थे। और दूसरा, ये जो अभी गिरीश जी ने सवाल उठाया है, वो कैसे तय होता है कि मुझे क्या दिखेगा, निधीश जी को क्या दिखेगा, गिरीश जी को क्या दिखेगा, आपको क्या दिखेगा? जो एक शायद सोशल बबल, आप बताएंगे सही टर्म क्या है या निधीश बताएंगे, ये एक जो हमारे हमारे जैसे विचारों वाले लोगों की पोस्ट हमें दिखती हैं। कुछ ऐसे लोगों की भी दिखती हैं जिनसे हम प्रोवोक होते हैं, लेकिन सब कुछ नहीं दिखता और सब कुछ दिख भी नहीं सकता है। लेकिन फिर मेरे सामने क्या आएगा, मेरे बच्चों के सामने क्या आएगा जो निधीश सवाल पूछ रहे हैं, वो कैसे तय हो रहा है और मैं कैसे उस पर भरोसा करूं? आपने बहुत 3-4 सवाल एक साथ पूछ लिए हैं। पहले मैंने जो हाथ उठाया था इसलिए उठाया था कि आप जब नीतीश जी को संबोधित कर रहे थे तो मैंने ये बोला कि, और मैं उसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर कर दूं, कि फेसबुक ने कभी नहीं कहा कि मेरा प्लेटफॉर्म एक डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म है। कहीं नहीं लिखा है। ये मैंने फेसबुक को पढ़ा है। तो कई लोग बोलते हैं ना जो कि फेसबुक एक प्राइवेट एंटिटी है। आप ये समझ लीजिए बनिए की दुकान है, वो जब उसको जिसे चलाना है वैसे चलाएगा। आपको अपना किराना लेना है तो लीजिए, वरना दूसरी दुकान पे जाइए आप, या अपनी दुकान बनाइए। सीधे बात है। अब आपने उसको लाइक कर लिया, आप उसका उस मॉल में घूम रहे हैं और आपको उसके नियम चलना पड़ेगा। भाई 8-9 बजे तो बंद हो जाएगा मेरा शॉपिंग मॉल, तो आपको जाना पड़ेगा बाहर। तो ये नियम है, या तो आप उसका उपयोग कर ले। नीतीश जी ने बहुत बड़ी बात कही, वो बहुत बहुत सही भी बात थी और मैं उनसे बहुत सहमत हूँ। गिरीश जी ने बोला उससे भी मैं बहुत सहमत हूँ। भारत सरकार को फिर नियम बनाना चाहिए, कानून बनाना चाहिए कि हमारे यहाँ अगर आप इतना ज्यादा आपके पास में पेनिट्रेशन है तो हमारा स्वरूप भी लोकतांत्रिक है। जब हमारा पूरा ओवरऑल फैब्रिक और स्ट्रक्चर लोकतांत्रिक है तो हम एक निजी निजी कंपनी को कैसे अलाउ कर सकते हैं कि आपका प्लेटफॉर्म लोकतांत्रिक नहीं हो सकता है? तो ये बहुत बड़ा विषय है और इस पे मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, इस पे बोलने के लिए। अब आप लोग तो प्रबुद्ध जन है तो आप ही सब समझ सकते हैं, मैं इतना नहीं बोल सकता। लेकिन मैं 2-3 बात आपको बता दूं कि अब आपने एक वो सवाल है कौन क्या देखेगा, ये कौन तय करेगा। तो मैं अपना एक अनुभव दे दूं कि मैं 15 साल से सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी फील्ड में हूँ। तो आज से 2005 की बात है कि एक स्मार्ट किचन नाम की कंपनी आई थी। स्मार्ट किचन कंपनी, टाटा, आपने नाम सुना होगा जब टाटा का ये WLL चल रहा था अपना, टाटा टेली सर्विसेज, जब उनकी मुंबई में ऑफिस था अपना। और वहां पर मैं वहां पे गया तो स्मार्ट किचन एक सॉल्यूशन लेके आया था कि टेलीकॉम उपभोक्ताओं के पसंद को देखने के लिए एक एनालिटिकल टूल लेके आ रहे थे। स्मार्ट किचन कंपनी थी। तो हमने भी जानने की कोशिश की ये करता क्या है। बोले हम वो चीज दिखाएं, हम वो चीज बेचेंगे जो यूजर को चाहिए, हम उसकी प्रोफाइलिंग करेंगे, साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग, जो गिरीश जी ने टर्म यूज किया है। तो ये 2004 की बात थी। 2000 मतलब और पहले की बात करूं मैं कि 2002 की बात की। टाटा टेली सर्विसेज, जब ये रिलायंस, WLL, तो जो कंपनियां थी, ये सब कंपनियां बेसिकली वैल्यू एडेड सर्विसेज बेचती थी। जब इंटरनेट का पेनिट्रेशन इतना ज्यादा नहीं था, जब मोबाइल वैल्यू एडेड सर्विसेज चलती थी, तब स्मार्ट किचन कंपनी आई हमारे पास और सॉल्यूशन दिया। और मैं इसे प्रोडक्ट एवेल्यू, उस टाइम प्रोडक्ट के बारे में जानता था, पता करता था, फिर वेंडर को देखता था। तो फिर मैं उसके पास लेके गया तो उन्होंने बोला कि हम ये जान जाएंगे कि उपभोक्ता क्या करेगा, क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। अगर वो CRBT, मतलब उस टाइम जो CRBT बोलते हैं जिसको, कि कौन सी रिंगटोन यूज करेगा, कौन सी रिंगटोन उसको पसंद आएगी। ये साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग, ये 2003-4 की बात है। तो जब वो ये एनालिटिक्स उससे सुधरते 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 एनालिटिक्स इतना ज्यादा आज आज की तारीख में डाटा साइंस है, इतना ज्यादा एक्सप्लोर हो चुका है कि आप क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, आपकी जियो फेंसिंग से लेकर आपकी साइकोलॉजिकल फेंसिंग और आपकी शॉपिंग ट्रेंड, एवरी हर चीज आपकी वो काउंट हो रही है। आप शॉपिंग मॉल भी जा रहे हैं, आप ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, ये इररिलेवेंट है। तो उनके पास डाटा एनालिटिक्स आपकी पूरी बनी हुई है। आप अगर आप सोचे कि हम आप ऑफलाइन हो जाएं तो उनके पास पूरा प्रोफाइल बना हुआ, आपको क्या बेचना है उनको पता है। तो ये अब ये टूल इलेक्शंस के पास में, यही कैम्ब्रिज एनालिटिका में हुआ था, आपने शायद वेब सीरीज भी देखी हुई, ग्रेट हैक, उसमें बताया गया है। तो वो हकीकत है।
और आज की हकीकत ये है कि हमारे जैसे लोकतांत्रिक देश में अनलोकतांत्रिक जो भी है एक प्लेटफॉर्म आएगा और उससे हम सोचे कि हमारे वैल्यूज पे चले, हमारे टर्म्स और कंडीशन पे चले, तो वो हो नहीं पाएगा। टेक्नोलॉजी को आप या लोकतांत्रिक बना लें या टेक्नोलॉजी को ऐसा अगर आप नया प्लेटफॉर्म बना लें, तो ये तो टेक्नोलॉजी है। लेकिन अगर आपको लगता है लोकतांत्रिक, तो आप कानून बनाए संसद में बैठ के। जी मेरा जी नितिश जी जी। जी जी निशित जी आप बोले। नहीं गिरीश जी, आप कुछ कह रहे हैं तो आप बोलें, उसके बाद मैं नितिश के पास चलता हूँ। मैं अपूर्व भाई से बिल्कुल सहमत हूँ कि किस तरह से ये साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग होती है, साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग। अगर आप अभी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जितने चले हैं, अगर आप ध्यान से उसको देखें तो उस पे जो सारी जो आपकी जो वेब सीरीज चल रही हैं, जो फिल्म्स हैं, वो सारा जो आजकल यूथ और मारधाड़ और अपराध कथाएं जिस तरह से लगातार दिखाई जाती हैं, तो लोग बोलते हैं कि भाई आप ऐसा क्यों दिखाते हैं। तो नेटफ्लिक्स जो है वो उसने पूरा यूजर का एक साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग तैयार किया और उसने ये देखा कि यूजर एक्चुअल में इंटरनेट पे जब यूट्यूब देखता है या और भी कोई वीडियो साइट्स देखता है तो क्या देखना पसंद करता है या किस तरह की फिल्में देखता है। तो जब उसने देखा कि भाई ज्यादातर जो लोग देखने वाले थे वो इसी तरह का पैटर्न पे जा रहे थे, तो ये इस तरह के वो चीजें लेके आया और वो नेटफ्लिक्स बहुत सक्सेस हुआ और उसी सक्सेस मॉडल को लोगों ने अमेजन प्राइम और बाकी जो दूसरी चीजें हैं। तो हमें ये समझना होगा कि जो हम देखते हैं वही हमें दिखाया जाने की कोशिश होती है और फिर उसके अंदर एक अपना एक एंगल अलग एक नैरेटिव लेके आपको साइड्स कर दिया जाता है। तो वो नैरेटिव को हमें ये समझना होगा कि वो नैरेटिव कहाँ से शुरू हो जाता है, जहां से हमको वो टर्न देना शुरू कर देते हैं। तो ये एक पॉइंट है, जो एक पॉइंट को हमें समझना पड़ेगा। मैं मतलब मेरी पत्नी है, वो कभी फेसबुक नहीं चलाती थी, कभी नहीं, उनका इस तरह से कोई उनका रिकॉर्ड नहीं था। उन्होंने एक फेसबुक इंस्टॉल किया। मुझे आश्चर्य हुआ इस चीज का कि वो उनका कोई भी ना कोई राजनीतिक उनकी उस तरह का पॉइंट मतलब लुक था और इस तरह था। लेकिन जब मैंने देखा कि लगातार उनके फेसबुक पे बीजेपी से समर्थित और बीजेपी के पूरे एड्स आने लगे, तो मुझे इस बात का आश्चर्य हुआ कि आखिर इस तरह से क्यों हो रहा है। उनका कोई ना ऐसे मिलने जुलने वाले, वो अलग तरह का माहौल उनका, लेकिन वो ऐसा क्यों होता है। तो हमें ये देखना होगा कि जैसे ही कोई बच्चा किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में एंटर करता है तो क्या एकदम से उसकी अभिरुचि को एक गाइडेंस दिया जाता है, एक नैरेटिव लाइंस दे दी जाती हैं, तो वो नैरेटिव लाइन सेट कौन कर रहा है। ये देखिए, हम सिर्फ भारत की बात नहीं करें, हम पूरे अगर विश्व की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जो पूरा दक्षिणपंथी उभार जो अभी हमको देखने को मिल रहा है, मैं समझता हूं कि सोशल मीडिया का इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है। आप अगर ट्रंप को देखें, आप 2016 के चुनाव में क्रिस्टोफर वाइली ने ये बोला कि हमने रिपब्लिकन्स के वोटर्स को प्रभावित करने के लिए उनकी पूरी सूची बनाई और उनको लगातार इस तरह के किए। अब ये क्रिस्टोफर वाइली बोलते हैं कि मतलब फेसबुक कहता है कि उन्होंने डेटा चोरी किया, लेकिन जिस तरह से हम ये पैटर्न देख रहे हैं, मुझे नहीं लगता उन्होंने डेटा चोरी किया। फेसबुक ने ही उन्हें इस तरह का डेटा प्रोवाइड किया या और दूसरे उन्होंने उस तरह का प्रोवाइड किया, और उन्होंने ये डेटा एनालिटिक्स कंपनियां जो है ना, बहुत लोकतंत्र को बहुत बड़ी क्षति पहुंचा रही हैं, क्योंकि जो नया दिमाग है, जो नए बच्चे हैं, वो इस तरह की चीजों में वो नहीं समझ पाते कि किस तरह से उनको एक विशेष दिशा में धकेला जाता है। मैं अभी पढ़ रहा था इस बारे में। मैं कनाडा की एक कंपनी है जिसने क्रिस्टोफर वाइली और कैम्ब्रिज एनालिटिका की सेवाएं ली। तो क्रिस्टोफर वाइली ने उन्होंने बताया है, मतलब ये ऑफिशियल उनके उस रिकॉर्डिंग्स में आपको देखने को मिलेगा कि नाइजीरिया के चुनाव में उन्होंने हिंसक वीडियो किसी समाज के चुनाव में प्रभावित करने के लिए सोशल मीडिया पे लगातार चलाए। ये मतलब ऑफिशियल बयान है उनका। तो हम देख सकते हैं कि नाइजीरिया जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है और उसके अगर चुनाव को प्रभावित करने के लिए इस तरह से
एक वो लगाया जाता है, तो हमें देखना होगा कि क्या भारत के चुनाव को भी इस तरह से प्रभावित नहीं किया जा रहा होगा। बिल्कुल प्रभावित किया जा रहा है। बिल्कुल, ये बिल्कुल शक आपका सही है। और मैं निधीश के पास फिर वापस चलता हूँ। निधीश, आपने पता नहीं वो किताब पढ़ी है कि नहीं, मेरा ख्याल है पढ़ी होगी, अल्फा डॉग्स जिसका नाम है, जो दुनिया में पॉलिटिकल स्पिन के बादशाह माने जाते हैं, जो उसके जनक और सूत्रधार माने जाते हैं, सॉयर मिलर ग्रुप जो की कहानी है, और जिसके बारे में कहा जाता है बोस्टन के मेयर के चुनाव से वो शुरू हुआ, और उसका सबसे बड़ा जो शाहकार जिसे कहेंगे फिल्मी जुबान में, वो था फिलीपींस का कोरी एक्विनो का चुनाव, जिसमें उन्होंने कोराजोन एक्विनो की छवि बनाई। और हम लोग तो बच्चे थे उस वक्त, करीब करीब, मतलब लिखना शुरू कर रहा था मैं अखबारों में उस वक्त, पत्रकारिता शुरू नहीं की थी, लेकिन उनकी ऐसी छवि बनाई कि वो पूरी दुनिया में छा गई। और खास बात यह थी कि फिलीपींस में उस वक्त अमेरिका बहुत बड़े दुश्मन के तौर पे देखा जाता था, और ये पूरा कैंपेन अमेरिका से चल रहा था, इस बात को पूरी तरह छिपाते हुए, तहखाने में रखते हुए कि कोई अमेरिकन कंपनी कोरी एक्विनो का कैंपेन मैनेज कर रही है। तब सोशल मीडिया भी नहीं था, तब ये सारे टूल्स उपलब्ध नहीं थे। अब जैसे अभी गिरीश जी ने बताया कि आप नेटफ्लिक्स पे जाएं, अमेजॉन प्राइम पे जाएं, आप एक फिल्म देख लीजिए, आपको तुरंत नोटिफिकेशन और रिकमेंडेशन आने लगते हैं, बिकॉज यू वॉच दैट। इसी तरह आप कुछ खरीदिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, आपके सामने शॉपिंग कार्ट, और ये मेरी जानकारी में है, रिटेल के एक बहुत बड़े प्लेयर से मेरे वाकफियत है, उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा हम अलीबाबा से बात कर रहे हैं, और अलीबाबा का सिस्टम है कि त्योहार के पहले आपका शॉपिंग कार्ट वो पहले से भर के दे देगा, और जब वो आपका शॉपिंग कार्ट भरेगा, उस वक्त आपके नजदीक के डिलीवरी सेंटर में वो सारा सामान पहुंच चुका होगा कि जैसे ही आप ओके करें, अगले दिन वो सामान आपके घर पहुंच जाए, आपको दिमाग बदलने का मौका न मिले। और ये भी होगा कि जब वो आदमी डिलीवरी देने आएगा, तो वो 4 सामान साथ में ऐसे और लाएगा जो आपको दिखाएगा, कहेगा कि आप अगर चाहें तो आप ये भी ले सकते हैं, और इस बात की 90% संभावना है कि वो सामान आप ले लेंगे। ये वो आपका दिमाग पढ़ के यहाँ तक पहुंच चुका है। तो जब सब कुछ पढ़ लिया, सब कुछ कर लिया, आपकी हर चीज को कंट्रोल कर रहे हैं, तो आप किसे वोट देंगे, ये वो क्यों नहीं कंट्रोल करेंगे। और ऐसे में हम एक समाज के तौर पर फेसबुक जैसी किसी कंपनी पे क्यों इल्जाम लगाएं? निधीश जी, मुझे लगता है कि इस पे रेगुलेशन तो लाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो पूरा जो माइंड स्पेस ऑक्यूपेशन और इन्फ्लुएंस है, एक नैरेटिव को हासिल करना, जैसे कि मतलब हम लोग यही देखते हैं कि पूरा का पूरा जो भारत देखते देखते किस तरह से पूरी जो ये जो पूरा एक नैरेटिव है कि बहुसंख्य होते हुए भी खतरे में है, तबलीग पूरा कोरोना फैला रहा है और बाकी कहीं कुछ और ऐसा नहीं हो रहा, ये सब हम अभी अपने देखते रहे हैं इस तरह के। और हर उस आर्गुमेंट का एक तरह का पॉलिटिकल कोनोटेशन है। और मतलब मैं ये भी सोचता हूँ कि ये जो लोग हैं हमारे सामने, जो पॉलिटिकल कैंडिडेट्स आके हमारे सामने जो हमसे वोट मांगते हैं, इनको मैं, अगर मेरे पास ये नौकरी मांगने आए या इनको कहीं तो, या कोई और सेठ, मैं नहीं तो कोई और सेठ की नौकरी मांगना चाहे तो कहाँ रखेगा? ये कौन है ये लोग? इनका क्या आईक्यू है, कि क्या कॉम्पिटेंस है? तो क्या एक मतलब, तो इस तरह से हम देखते तो हम पूरा देश सौंप रहे हैं। तो जैसे कि हमें बिना जाने अपने 3.5 घंटे और साल के करीब करीब, मतलब मैं देखा था कि 159 मैंड, अगर 8 घंटे का एक मैंडे है, तो 159 मैंडे में साल के दे रहा हूँ फेसबुक को। 160 दिन जा रहे हैं उसके पास, 160 मैंडे, 8 घंटे का एक वर्किंग डे जो होगा। अदरवाइज भी आपने 53 दिन, कुछ 53 दिन 24 घंटे कुछ ऐसा हिसाब लगाया, 24 घंटे, तो ये 160 दिन करीब। जितना वक्त आपको साल में छुट्टियां नहीं मिलती हैं, पहले 52-53 दिन की छुट्टियां मिला करती थी, अब छुट्टियां नहीं है, तो वीकेंड के सब मिला के तो 365 में से 160 या 59 दिन जो है हमसे फेसबुक को दे रहे हैं। और वो हमारे साथ, हम उसके साथ क्या कर रहे हैं, वो आप हम एक बहुत उसको लेकर एक बहुत मासूमियत और प्यार भरा वर्चुअल मोहल्ला, और हम स्नेह प्यार अच्छी बातें कर रहे हैं, और हर कोई बता रहा है कि मैं देखो मैं अच्छा खा रहा हूँ, मैं अच्छा पी रहा हूँ, मैं कहीं अच्छा टहल रहा हूँ, सैर कर रहा हूँ, ये सब हर कोई खुश है फेसबुक जो दिखा रहा है। फेसबुक जो मेरे साथ जो कर रहा है वो ऐसा कुछ नहीं जिसको मैं लेकर मैं बहुत खुश हो सकूं, क्योंकि वो मेरे सारे उसको मेरे
सारे गुप्त रहस्य उसको पता है, वो मेरा एक तरह का बिना मुझसे पूछे वो मेरे सारे सीक्रेट्स अपने पास रख रहा है, और इसलिए वो इन्फ्लुएंस कर रहा है। इन्फ्लुएंस इसलिए भी कर रहा है क्योंकि वो मार्केट को देखता है कि अच्छा हिंदुस्तान का मार्केट, उसके लिए डेमोक्रेसी नहीं, जैसे कि अपूर्व ने कहा, उसके लिए एक मार्केट है, उसको लगता है कि अच्छा जो मेजोरिटी का मार्केट है वही उसके लिए मार्केट है। तो जो कल हमने देखा भी अमेरिका में उनके 19 करोड़ यूजर हैं और भारत में 28 करोड़, तो फेसबुक भी है उसमें कि वो दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है भारत उनके लिए। बिल्कुल। हाँ, नहीं, पर उसमें जो बाकी देशों में भी जो दिक्कतें ये हैं कि जो लोग अल्पसंख्यक हैं, जो लोग हाशिए पर हैं, वो उनकी प्राथमिकता में है ही नहीं। जैसे कि भारत के जो 30% लोग जो इंटरनेट पे नहीं है, वो फेसबुक उनके लिए परेशानी नहीं होगा, और क्योंकि उनको ये भी पता है कि हिंदुस्तान में रहना है तो उनको मुफ्त ही रहना पड़ेगा, वो कोई फेसबुक पेड सर्विस शायद नहीं बनेगी, तो वो हम उनके लिए एक बिकाऊ डेटा है उनके लिए, और वो हमारे डेटा को जहां जैसा चाहेगा वहां बेचेगा। वो तो ये तो जैसे जो बाजार का नियम वो बता रहे थे, पर बाजार के जो नियम होते हैं वो बहुत डार्विनियन होने लगते हैं, सोसाइटी जैसे चलती नहीं है, और ये काम सरकारों का होता है, और इसलिए राजनीति के लोगों का भी होता है कि वो इस बात को देखें कि उससे समाज का, हमारे लोकतंत्र का, हमारी समानताओं का, हमारी आजादी का जो है वो हनन ना हो, उसका दुरुपयोग ना हो, क्योंकि वो साफ साफ होता दिखलाई दे रहा है। तो उसका ये जो आप ये बोल रहे हो कि यूआर में और हाईवे, ये नहीं हो सकता है कि आप वो दुकान है बंद करके चले जाओ, नहीं कहीं और जाओ, कहीं और कैसे जाओ? आप इस देश में हो, आप एक मुफ्त में हो, और आप सोशल मीडिया हो, आपको ये नहीं कि आपको एक परचून की दुकान है, और परचून की दुकान को भी इजाजत नहीं हो सकती कि वो वहां पे जो है ऐसा नशा बेचेगी जो कि पूरी की पूरी पीढ़ियों को खत्म करने लगे। और मजे की बात ये नहीं है, दखल देना जरूरी है। हाँ, तो मजे की बात ये नहीं है, और अपूर्व हाथ उठा रहे हैं, मजे की बात ये नहीं है कि जहां रिटेल के कारोबार में विदेशी कंपनियों को आने में बरसों लग गए, न जाने कितने साल, आज तक डिबेट चल रही है, वहां हम सबका दिमाग पढ़ने, उसको कंट्रोल करने के कारोबार में कंपनियां इतने मजे से आ गई, उनको कोई किसी तरह की बाधा का सामना नहीं करना पड़ा। हम लोग इस तरह के खतरों के प्रति समय रहते जागते क्यों नहीं है, प्रश्न ये है। जब इंटरनेट आया तब ये सवाल उठा था, अब ये सोशल मीडिया जिस तरह से आ गया है, और अभी आज में एक हमारे मित्र हैं जे सुशील, बीबीसी में काम करते थे, आजकल अमेरिका में रहते हैं, वो गांव में बात करते हैं। आज उन्होंने बहुत ही जिसे कहें फ्रस्ट्रेट होकर पोस्ट लिखी हुई है कि जितने नौजवानों के बारे में पूछा मैंने कि वो क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा उनको पड़ी नहीं है इस देश में क्या हो रहा है, वो सब पबजी का कोई मैराथन टूर्नामेंट चल रहा है, सब उसमें लगे हुए हैं, पूरे गांव के सारे बच्चे पबजी खेल रहे हैं। ऐसे में ये चिंता किसको होनी है कि फेसबुक बच्चों के, जैसे गिरीश जी कह रहे हैं या नीतीश कह रहे हैं कि हमारा बच्चा क्या देखेगा, वो बच्चा उससे बचेगा तब कुछ और देखेगा ना। कैसे बचाएंगे अपने बच्चों को, अपूर्व ये बताइए। ये देश लोकतंत्र है नीतीश जी और गिरीश जी, इस देश में आवाजें उठना चाहिए कि ये फेसबुक, व्हाट्सएप, ये जो सरकारें तय करती हैं कि इस देश में क्या चलना चाहिए और क्या नहीं चलना चाहिए, सरकार को ये जो बेसिक आवाजें हैं अगर नहीं पहुंच रही हैं, कि सरकार के बाद में जब मजदूर पलायन करते हैं वो नहीं पहुंच रही है, सरकार को बात ये पहुंच रहा है कि बिहार में बाढ़ हो रही है लेकिन हम सुशांत पे डिस्कस कर रहे हैं, तो ये विचारों को दबाने की और विचारों को, प्रभाव को मोड़ने की ताकतें हैं। मैं इस पे बहुत पढ़ता हूँ और सोचता भी रहता हूँ कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, तो मुझे हमेशा अंधकारमय लगता है कि हमको कहाँ, और आज आप देखिए कि हमारी वर्तमान पीढ़ी को एक कंफर्ट जोन आ गया है, 1 GB डाटा ने दे दिया हमें, हम रोटी के बारे में ज्यादा चिंतित नहीं, हम डाटा के बारे में ज्यादा चिंतित। तो ये बहुत हास्यास्पद चीजें हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि फेसबुक का उपयोग भी हो सकता है अच्छा। एक पॉजिटिव साइड बता दूं आपको, मैंने एक स्टोरी करी थी और उससे एक विधायक भी बन गया उससे। तो आपको थोड़ा सा बता दूं मैं कि इंटरनेट फॉर फ्रीडम एक संस्था है जो लगातार काम करती है कि इंटरनेट पे फ्रीडम हो। आपको कुछ याद होगा कि फेसबुक ने बीच में एक पहल की थी कि वो सबको इंटरनेट फ्री देगी, लेकिन प्लेटफॉर्म उसका होगा। मतलब अगर आप फेसबुक यूज करेंगे तो यू डोंट नीड टू पे, मतलब आपको पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इंटरनेट की। उसका बहुत पुरजोर विरोध हुआ था और बहुत अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, ट्विटर पे जाकर सब पे, अधिकांश जगहों पर उसका विरोध हुआ
और वो वाजिब भी था। और कई लोगों ने किया, क्योंकि अगर आपने इंटरनेट भी एक आप सोचिए कि लोकतंत्र ही है। अगर आप इंटरनेट, कोई भी कम्युनिकेशन एक लोकतंत्र है। अगर आप किसी की मोनोपोली चलने देंगे तो आप उस लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। तो इंटरनेट पर डेमोक्रेसी लाने के लिए वो संस्था लगी हुई है, और हम लोग भी मैं भी उसका एक मेंबर हूँ। तो हम लोग उस पर प्रयास करते हैं कि ये मोनोपोली ना चाहे। इसी कारण वो फेसबुक उस समय तक अंदर नहीं आ पाया। तो इनके इरादे तो बहुत ही खतरनाक थे उस समय भी, कि हम चाहें तो पूरे बाजार पे कब्जा करना चाहते थे, क्योंकि बेसिकली तो पूंजीवाद का ही मॉडल है ना। बेसिकली तो वो चाहते हैं कि डोमिनेंस करना चाहते हैं। तो आप इसका पॉजिटिव मैं बता देता हूँ कि एक हमारे विधायक हैं आदिवासी, एम्स के डॉक्टर हैं, डॉक्टर हीरालाल अलावा, आपने नाम सुना होगा उनका। वो हाँ, वो उन्होंने फेसबुक का उपयोग करके फेसबुक पे ही सब कुछ किया। फेसबुक पे ही संगठन बनाया जयस नाम का, जय आदिवासी संगठन। और वो उन्होंने अपना एम्स का जॉब छोड़ के और वहां पे कोचिंग क्लासेस स्टार्ट करी। ये धार गुप्ची इलाका है, हमारा आदिवासी बेल्ट है। और वहां पर उन्हें जबरदस्त फेसबुक की तरह युवाओं को अपने साथ जोड़ा। पहले तो उन्हें कॉलेज में कांग्रेस और बीजेपी के छात्र संगठनों को हराया। फिर बाद में उन्होंने आदिवासियों में इतना ज्यादा फेसबुक का उपयोग किया गया। बहुत बड़ी स्टोरी है, इस पर रिसर्च भी हो सकती है। और बहुत उसका आदिवासियों ने इतना जबरदस्त तरीके से उपयोग किया कि वो व्यक्ति आज वहां का विधायक है, और वो उसने आदिवासियों को बहुत ज्यादा इकट्ठा किया। तो इसका एक पॉजिटिव भी है। हम कैसे उपयोग कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म का, वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसका बहुत ज्यादा दुरुपयोग हो रहा है, हमको सबको पता है। सरकार को रूल्स और रेगुलेशन, जैसे नीतीश जी ने बताया, वो बहुत जरूरी है। ये कंपनियां भारत में टैक्स नहीं देती हैं। ये कंपनियां भारत से सब कुछ लूट के ले जाती है। सरकार को अगर इन कंपनियों पर, अगर हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, आपको मैं एक फैक्ट बता दूं आलोक जी, कि ये कंपनियां में 80% जितना भी वर्क हुआ है, डेवलपमेंट वर्क है, वो इंडियंस द्वारा किया गया है। सिलिकॉन वैली, फेसबुक इज ओरिजिनली डेवलप्ड बाय द इंडियन, मतलब आइडिया जरूर चुरा हुआ था, सोशल नेटवर्क से चुराया था मार्क जुकरबर्ग ने। वहां से चुरा कर वो आइडिया, मतलब ओरिजिनल आइडिया नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने उसको करा, क्योंकि वो मार्केटिंग करने में उस्ताद हैं। बिल गेट्स को लेकर सब, समीर भाटिया, सब आपको सब कहानियां पता है। तो वो मार्केटिंग के उस्ताद हैं, लेकिन ओरिजिनेटर जो है ये भारत है। तो हम लोग क्यों नहीं अपना एक प्लेटफॉर्म बनाते, और हम लोग इतना ही आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, तो क्यों नहीं शुरुआत करें सोशल मीडिया से। हम अपना एक फेसबुक बनाए, फेसबुक ये क्या बनाया, बहुत हमारा सोशल मीडिया बनाए। यहाँ पूर्व, अब मैं यहाँ, क्योंकि समय खत्म हो रहा है और अब मैं चर्चा को खत्म करना चाहता हूँ, लेकिन ये सवाल बहुत दिलचस्प जगह आ गया है कि हम आत्मनिर्भर क्यों नहीं बनते हैं। हम जूम पर सवाल उठाते हैं, चीन पे सवाल उठता है तो हम कहते हैं जूम क्यों इस्तेमाल करें। हम फेसबुक पे सवाल उठाते हैं, हम ट्विटर पे सवाल उठाते हैं। चीन ने अपना सब कुछ बना रखा है। वो जिस चीज पे बैन लगाता है उसका एक रेप्लिका का खड़ा कर लेता है। भारत में ऐसा क्या है? भारत के लोग कहते हैं कि हम विश्व गुरु हैं, हमारी ब्रेन पावर दुनिया को चला रही है, फिर हम ये अपने हाथ से क्यों नहीं कर रहे हैं? दूसरा सवाल ये है कि ये तो एक हथियार है, जिसके हाथ में होगा, उस तरह बंदर के हाथ में दे दीजिए तो वो क्या करेगा आपको मालूम है, और वही उस तरह नाई के हाथ में होता है तो आपको खूबसूरत बना देता है। आपको फेसबुक या किसी भी दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अपने समाज के अनुरूप ढालना है और उसका इस्तेमाल करना है, जैसे उन डॉक्टर साहब ने करके दिखाया, या आप इसे शेर की सवारी की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं कि एक बार बैठ गए फिर समझ में नहीं आ रहा है कि अब उतरूं कैसे, क्योंकि उतरा तो शेर मुझे खा जाएगा। यहीं अब आज की चर्चा को हम खत्म करेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और आप सबसे अंत में मैं एक बार फिर आग्रह करूंगा कि इस वीडियो के लिंक अपने मित्रों परिचितों के साथ शेयर करें जितना ज्यादा हो सकता है। मेरा यूट्यूब चैनल वन आलोक जोशी, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन भी दबा दें, लाइक भी करें और घंटी भी बजाएं, ताकि आपको मौके पर खबर मिल जाए। धन्यवाद, नमस्कार।